हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय साथियों, श्री राम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, 29 जून से दोस्तों करंट का सेशन आपके सामने हम साझा कर रहे थे। उसी करंट की कड़ी में आज हम एक नया सेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, इन मोटिवेशन लाइनों के साथ आज के करंट का सेशन प्रारंभ करते हैं। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं साथियों आज का करंट का सेशन। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में असीम पोर्टल लॉन्च किया गया? आपको बताना है साथियों, हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आपको बता दूं दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? असीम पोर्टल। असीम की फुल फॉर्म क्या होती है, आज हम उसको जानेंगे। और ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। कुशल लोगों को स्थायी रोजगार देने के लिए हाल ही में यह पोर्टल लॉन्च किया गया। आपको बता दूं दोस्तों, भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2014 के अंदर, याद रखिएगा 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वर्तमान में इसके मुख्य रूप से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, तो वो है, उनका नाम है साथियों महेंद्र नाथ पांडे। क्या नाम है उनका? महेंद्र नाथ पांडे। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा, असीम की फुल फॉर्म को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं असीम की फुल फॉर्म के बारे में असीम पोर्टल के संदर्भ में। देखिए, यह है असीम पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों आत्मनिर्भर एम्प्लॉयर, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मैपिंग। यानी कि दोस्तों आत्मनिर्भर कौशल कार्यकारी नियोक्ता मानचित्रण, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी इसमें क्या होगा दोस्तों, जो कुशल मुख्य रूप से रोजगाररत व्यक्ति है, उनको इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म को लेकर जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असीम की फुल फॉर्म क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, फैक्टली अगर मैं इसके बारे में एक क्वेश्चन चर्चा करूं तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हाल ही में दोस्तों एक पोर्टल और लॉन्च किया है, गोल। ध्यान रखिएगा, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोल पोर्टल हाल ही में, यानी कि दोस्तों गोल परियोजना हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, तो वो ध्यान रखना है आपको, जनजाति मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? जनजाति मंत्रालय द्वारा। दोस्तों लगभग 5000 लोगों को प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ इसने हाल ही में दोस्तों जनजाति मंत्रालय और फेसबुक के मध्य समझौता हुआ है और हाल ही में यह गोल परियोजना प्रारंभ की है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। गोल परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो हमें ध्यान रखना है जनजाति मंत्रालय से। जबकि दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, अगर कौशल असीम पोर्टल की बात करें तो वो कौशल विकास एवं उद्यमिता। अब एक चीज और समझते हैं। चलिए दोस्तों, यह जो असीम पोर्टल है, इसका निर्माण किया है बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है बेटर प्लस। क्या नाम है साथियों? बेटर प्लस। इस कंपनी एवं देखिएगा NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके मध्य एक समझौता हुआ और हाल ही में असीम पोर्टल का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यह जानकारी थी पहले क्वेश्चन को लेकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा।
साथ ही साथ एक और चीज याद रखें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट नाम सुना होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट एवं एनएसडीसी, माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडी के बीच में एक समझौता हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, उसको लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आईटी कंपनी के साथ हाल ही में एनएसडीसी ने समझौता किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट, याद रखें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन है? कौन बन गई है दोस्तों अमेरिका के अंदर नौसेना के अंदर पायलट के रूप में बनने वाली पहली अश्वेत महिला, जिसका नाम बताना है आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। बिल्कुल मेरे कुछ साथी है, टीना धाकर, हेमराज, मनोज, अभिषेक, बिल्कुल दर्शक मीनारिया, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अमेरिका की नौसेना के अंदर शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है, उसका सही आंसर है मैडलिन स्विगल। दोस्तों मैडलिन स्विगल की अगर मैं बात करूं, जे.जी. मैडलिन स्विगल, ये दोस्तों मुख्य रूप से अफ्रीकी मूल की है। कहां की है दोस्तों? अफ्रीकी मूल की, लेकिन अमेरिका की नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। तो इसको लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। साथ ही साथ और क्या क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये है आपके सामने जिनका नाम है मैडलिन। दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपने अभी देखा होगा अमेरिका में अश्वेतों को लेकर दोस्तों कई इस प्रकार की मुख्य रूप से आंदोलन हुए थे, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। साथ ही साथ अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा सराय खुमालो। दोस्तों सराय खुमालो जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये माउंट एवरेस्ट, दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला है, जिनका नाम है सराय खुमालो। ये दोस्तों ये साउथ अफ्रीका की है। कहां की? ये साउथ अफ्रीका की। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही साथ इसमें आपको एक नाम और दिखाई दे रहा होगा, कैथी सुलेमान। क्या नाम दिखाई दे रहा है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? कैथी सुलेमान बनी है। साथ ही साथ दोस्तों जो अंतिम नाम आपको दिखाई दे रहा है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। कुछ समय पहले ही हमने इसके बारे में चर्चाएं की थी दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि नासा का जो हेडक्वार्टर है साथियों, उस नासा के हेडक्वार्टर का नाम जो रखा है वो किसके नाम पर रखा है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जो अमेरिकी मुख्य रूप से अश्वेत इंजीनियर महिला है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में साथियों। तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि अमेरिका सेना में शामिल होने वाली ये पहली महिला है साथियों। ध्यान रखिए, अश्वेत महिला जरूर है, लेकिन अमेरिकी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला का नाम था रोज मेरी। क्या नाम था साथियों? रोज मेरी। ये ध्यान रखिए, अमेरिकी सेना के अंदर 1974 के अंदर इनको शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका की बात आई है तो ध्यान रखिए, अमेरिका को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अमेरिका जिसने हाल ही में एशियाई जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उन पर प्रतिबंध लगाया, और हाल ही में पाकिस्तान की एयरलाइन पर प्रतिबंध लगाया। H1B वीजा पर रोक लगाई दोस्तों हाल ही में, इसलिए चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मालाबार युद्धाभ्यास हाल ही में चर्चा में है। आपको बताना है मालाबार एक्सरसाइज है नौसैनिक एक्सरसाइज है, वायुसेना की एक्सरसाइज है, ये थल सेना की है, ये उपयुक्त तीनों की है। सही आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर। तो साथियों ये एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नेवल एक्सरसाइज को लेकर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एक एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। आपको बता दूं दोस्तों, यह जो नेवल एक्सरसाइज है इसका प्रारंभ 1992 में हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 1992 में। और पहले जो ये होती थी वो इंडिया और यूएसए के बीच में होती थी, यानी भारत और अमेरिका के बीच में यह नेवल एक्सरसाइज हुआ करती थी साथियों। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 2015 में इसके अंदर कौन शामिल हो गया दोस्तों? जापान शामिल हो गया। यानी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कहने पर जापान को भी इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया।
हाल ही में चर्चा में है दोस्तों, इसके अंदर ही ऑस्ट्रेलिया को भी सम्मिलित किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस मालाबार एक्सरसाइज के अंदर किसको सम्मिलित किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब देखिए प्रारंभ कब हुआ था इसका? 1992 के अंदर। कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों? नेवल एक्सरसाइज है। अब आपको बता दूं साथियों, ये देखिएगा इस प्रकार से पहले इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित थे दोस्तों? इंडिया, जापान एंड यूएसए टू पार्टिसिपेट दिस एक्सरसाइज। साथियों नेक्स्ट अगर इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, समझिए साथियों। ये दोस्तों इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज है, यानी कि दोस्तों जब भी ये एक्सरसाइज होती है तो इसके बारे में यह माना जाता है कि ये एक प्रकार का अस्थायी सैन्य संगठन है, इसलिए इसका सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व माना गया है। तो दोस्तों यह जानकारी थी इस क्वेश्चन के बारे में। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। किस देश को हाल ही में सम्मिलित किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो 2019 के अंदर यह एक्सरसाइज जो हुई थी तो जापान सागर के निकट हुई थी दोस्तों, सितंबर माह में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले देखिएगा ये जो मर्ड का मैप है साथियों, ये एक्सरसाइज ज्यादातर यहां पर होती है साथियों, यानी कि दोस्तों हिंद महासागर में सामरिक दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। साथ ही साथ प्रशांत महासागर में भी यह एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, इसलिए इसका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जो जहाज जाते हैं वो यहीं से गुजरते हैं और यहीं से नेवल एक्सरसाइज होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ऑफेक्स 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया? आपको बताना है साथियों हाल ही में कौन सा देश ऐसा है जिसने अपना जासूसी सैटेलाइट ऑफेक्स 16 यह लॉन्च किया है? चीन, ब्राजील, इजराइल या अमेरिका? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से जल्दी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों मानसूनी दौर प्रारंभ हो चुका है, इत्रों की खुशबू मंद पड़ गई, जब मिट्टी पर बारिश की बूंदे चंद पड़ गई। साथियों बताइए जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इजराइल। दोस्तों हाल ही में ऑफेक एक प्रकार का जासूसी सैटेलाइट है जो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं, ये आपके सामने है ऑफेक। दोस्तों इसने हाल ही में क्यों लॉन्च किया? आपने देखा होगा ईरान, इराक और इजराइल के बीच में वर्तमान में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस कारण उस जानकारी लेने के लिए यह एक प्रकार का जासूसी उपग्रह सैटेलाइट छोड़ा गया। ध्यान रखें। अब दोस्तों इसी को लेकर अन्य ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, आइए चर्चाएं करते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चीन। दोस्तों चीन ने भी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम आपको बताना है एप स्टार। क्या लॉन्च किया इसने? एप स्टार। ध्यान रखिएगा हाल ही में यह जो सैटेलाइट लॉन्च किया है एप स्टार 6D, ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? चाइना ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में अगर ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील का दोस्तों अमेजोनिया, याद आया कुछ? अमेजोनिया, यह सैटेलाइट अमेजोनिया फर्स्ट की बात करी थी साथियों हमने, यह PSLV के माध्यम से दोस्तों भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों इजराइल के बारे में हमने चर्चाएं की, तो ये जासूसी उपग्रह है जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इजराइल को कहा जाता है साथियों बारूद का पीपा। इजराइल की राजधानी की अगर बात करूं तो यरूशलेम है। क्या है राजधानी दोस्तों? यरूशलेम, याद रखें। साथ ही साथ इसको कहा जाता है साथियों बारूद का पीपा। क्या कहा जाता है? बारूद का पीपा। और सबसे मजबूत सैन्य संगठन वाला देश कौन सा है दोस्तों? इजराइल ही है। ध्यान रखिए गाजा पट्टी को लेकर जो विवाद चल रहा है वो कहाँ स्थित है? वो भी इजराइल के अंदर ही स्थित है। तो दोस्तों ये थी जानकारी चौथे क्वेश्चन को लेकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 घोषित की? आपको बताना है दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है जिसने हाल ही में अपनी स्टार्टअप नीति की घोषणा की है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे साथियों। क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? क्या होगा सही आंसर? बताइए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों हाल ही में
इसका जो सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में स्टार्टअप नीति 2020 घोषित की, जिसके तहत एमएसएमई सेक्टर के अंदर निवेश करने के लिए दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए हाल ही में इस नीति की घोषणा की। अच्छा साथियों, ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अच्छा देखते हैं, ये देखिए आपके सामने स्टार्टअप नीति को लेकर योगी आदित्यनाथ। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में विकास दुबे एनकाउंटर का संबंध भी किस राज्य से है, तो वो उत्तर प्रदेश से। उसकी जांच के लिए हाल ही में एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसका नाम ध्यान रखिए दोस्तों, शशिपाल अग्रवाल है, ध्यान रखिए। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य जानकारियों को लेकर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में एक दिन में 25,000 पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जहां वर्चुअल अदालतों का सबसे पहले शुभारंभ किया गया? तो वो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में बाल श्रमिक योजना को लॉन्च करने वाला राज्य भी कौन सा है? वो भी आपका कौन सा साथियों? उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आरोग्य सेतु ऐप का नाम सुना होगा, आरोग्य सेतु ऐप, इसको अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? अनिवार्य डाउनलोड करने वाला राज्य यानी कि सरकारी कर्मचारी है जिनको अनिवार्य रूप से करने वाला राज्य भी कौन सा बना है? वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को पता है साथियों, वो कौन सी है? वो है आपकी, बिल्कुल ध्यान रखें, लखनऊ, जो कौन सी नदी के तट पर है? दोस्तों, यहीं से एक चीज ध्यान रखिए, डेफ एक्सपो, जो इसी वर्ष डेफ एक्सपो हुआ था, वो भी कहाँ हुआ? यानी कि दोस्तों, रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन भी कहाँ हुआ था? लखनऊ के अंदर ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के फीचर फिल्म का अवार्ड प्रदान किया जाएगा या उसने जीता है? आपको बताना है साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ दादा साहब फाल्के फीचर फिल्म अवार्ड है, न कि दादा साहब फाल्के अवार्ड है, दोनों में डिफरेंट है। फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर हाल ही में यह अवार्ड किसे दिया गया, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। देव मेनारिया, ओम प्रकाश धाकड़, कृष्णा धाकड़, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताएं। साथियों बताइए जल्दी से जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, चलिए बताते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है केजंग डी थांगड़म। दोस्तों, इन्होंने हाल ही में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। उस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है ची लूपो। क्या नाम है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का दोस्तों? ची लूपो। ची का मतलब होता है साथियों शहद। ची का मतलब क्या है? शहद। और लूपो का मतलब होता है शिकारी। क्या नाम है? ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, शहद शिकारी के नाम से बनाई गई। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है दोस्तों। क्यों चर्चा में है समझिएगा दोस्तों। हनी हंटिंग, यानी कि दोस्तों हनी हंटिंग को लेकर ये चर्चा में। आपको बता दूं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का एक समुदाय है जो पहले क्या करता था, मधुमक्खी के शहद को दोस्तों मुख्य रूप से इकट्ठा करके उसको एक तरह से इकट्ठा करने वाला जो समुदाय था, वर्तमान में धीरे धीरे वो विलुप्त हो रहा है। उसी को लेकर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसका नाम है ची लूपो, और वो बनाई है केजंग डी थांगड़ंग ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो इनको लेकर हाल ही में इनको दादा साहब, यानी कि दोस्तों इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो मधुमक्खी छत्तों से शहद निकालने वाला जो समुदाय है, उस समुदाय का नाम है शेरतू। ध्यान रखिए, इस समुदाय का नाम शेरतू कपेन समुदाय है। और इस समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश से है दोस्तों। इसलिए इनको यह अवार्ड मुख्य रूप से प्रदान करने के लिए घोषणा की गई है और इन्होंने यह अवार्ड जीता है। याद रखिए, इनकी एक और फिल्म, फीचर फिल्म बन रही है किस काबा, ध्यान रखिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखिए यह जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है आपके सामने केजंग डी थांगड़ा,
और दोस्तों यह आपको दिखाई दे रहा होगा मधुमक्खी के छत्तों से किस प्रकार से शहद एकत्रित करने वाला जो समुदाय है जिसके बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिनेमा क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, और इससे पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी पिछले सत्र में दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया दोस्तों। और अमिताभ बच्चन की बात करूं मैं अगर, तो अमिताभ बच्चन के बारे में आप सभी को पता होगा, हाल ही में उनके परिवार के अंदर कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण देखा गया साथियों। चलिए तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान हाईकोर्ट ने किस झील का निरीक्षण वैज्ञानिकों द्वारा करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताना है राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है साथियों जिसके निरीक्षण को मुख्य रूप से वैज्ञानिकों द्वारा करवाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, क्या होगा इसका सही आंसर। पुष्कर झील होगा, सांभर झील होगा, नक्की झील या सिलिसिएट झील। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है सांभर झील। आप सभी को पता होगा साथियों, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के संदर्भ में समझिएगा, देखिए ये आपके सामने राजस्थान का मैप है और यहाँ पर स्थित है सांभर झील। सांभर झील कहाँ है साथियों, जयपुर के अंदर है। वैसे अगर मैं इसकी भौगोलिक रूप से बात करूं तो अजमेर, नागौर और जयपुर के बीच में अवस्थित है दोस्तों, ध्यान रखिए। लेकिन जयपुर के अंदर पूर्ण रूप से मानी जाती है। कौन सी झील की बात कर रहे हैं, सांभर झील की। आप सभी को पता होगा साथियों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया। लेकिन दोस्तों भूगोलवेता यह मानते हैं कि यह एक प्रकार की बालसन प्लाया झील है। कैसी झील है दोस्तों, बालसन प्लाया झील है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब इसको लेकर क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सांभर झील का हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा इसका मुख्य रूप से निरीक्षण करवाने के क्यों आदेश दिए हैं। तो साथियों आप सभी को पता होगा सर्दियों में यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी आते हैं, अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा यह झील काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। हजारों की तादाद में यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। उसी को लेकर साथियों यह निर्देश दिए हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, एक बीमारी की वजह से एवियन बोटोलिज्म इस बीमारी के कारण दोस्तों जो प्रवासी पक्षी थे उनकी मौत का कारण यह बीमारी माना जा रहा था। तो दोस्तों बात आई है सांभर की। तो सांभर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों ध्यान रखिए वो सांभर जयपुर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जो अंतःस्थलीय नमक उत्पादन, यानी कि यहाँ से जो लगभग नमक उत्पादन का कार्य होता है वो कितना % होता है दोस्तों, लगभग 8.7% होता है। ध्यान रखिएगा, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सांभर झील के बारे में, या केंद्र सरकार का कारखाना हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड नाम से एक कारखाना स्थित है। दोस्तों वर्षा काल में बनने वाली एक प्रकार की प्लाया बालसन झील है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ एवं मंथा नदियों का जल इसके अंदर गिरता है। साथियों ये थी जानकारी राजस्थान के बारे में सांभर झील को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा राजस्थान में वर्तमान में उठापटक चल रही है। किसको लेकर, सियासी घमासान चल रहा है साथियों, मौसम परिवर्तन हो रहा है साथियों, और अगर मैं कहूं तो यहाँ पर चल रहा है हॉर्स ट्रेंडिंग। क्या चल रहा है साथियों, हॉर्स ट्रेंडिंग चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बात करूं, या फिर एक बार इसके बारे में कुछ झीलें हैं उनको लेकर भी चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ है आप सभी जानते हैं, बताइए जल्दी से जल्दी। अजमेर के अंदर है साथियों, और इसी के किनारे स्थित है विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, जिसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ नक्की झील आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके माना जाता है कि देवताओं द्वारा नाखूनों से इसको खोदा गया, एक प्रकार की क्रेटर झील है दोस्तों। और क्रेटर झील की अगर बात आई है तो आप सभी को पता होगा हाल ही में चर्चा में रही थी लोनार झील, जिसका पानी का रंग कैसा हो गया था दोस्तों, लाल हो गया था, इसलिए यह झील चर्चा में रही थी। लोनार झील कहाँ है आपकी, महाराष्ट्र में निर्मित एक प्रकार की ज्वालामुखी क्रेटर झील है। सिलिसिएट झील कहाँ है, राजस्थान में अलवर के अंदर है।
जिसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी राजस्थान के बारे में, सांबर झील को लेकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेशन अगर आपको बेहद अच्छा लग रहा हो साथियों, तो अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी योजना का शुभारंभ किया है? आपको बताना है कौन सा राज्य ऐसा है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है उसने हाल ही में मोदी योजना का शुभारंभ किया। क्या है मोदी योजना, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यानी दोस्तों जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोदी योजना हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुभारंभ की है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख के अंदर। कहाँ इसको आयोजित किया गया? मुख्य रूप से कहाँ यह योजना प्रारंभ हुई है? लद्दाख के अंदर प्रारंभ हुई है। यानी लद्दाख के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में सब्जियों की किल्लत रहती है, तो दोस्तों ऑर्गेनिक एवं पॉलीमर हाउस के माध्यम से वहां पर अधिक से अधिक सब्जियों का उत्पादन करने के लिए एवं अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करने के लिए यह योजना शुभारंभ की गई है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में अन्य जानकारियां और जानते हैं लद्दाख के बारे में अन्य जानकारियां। तो आप मुझे बताइए साथियों, लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? बताइए जल्दी से जल्दी, कौन है लद्दाख के वर्तमान में? दोस्तों यह आपको दिखाई दे रहा होगा पीओके क्षेत्र, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, और ये है आपके सामने लद्दाख। लद्दाख की अगर मैं बात करूं उपराज्यपाल, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कौन है। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ के राधा कृष्ण माथुर है, RK माथुर है। अब आप मुझे बताइए साथियों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कब हुआ, तो सही आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर 2019। ध्यान रखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को भारत के अंदर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक तो था जम्मू कश्मीर और दूसरा है साथियों वो है आपका लद्दाख। अच्छा, लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख की राजधानी है वो है साथियों लेह। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लद्दाख की राजधानी है। और लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं। कौन कौन से 2 जिले हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आप आंसर दें। लद्दाख के अंदर कौन कौन से 2 जिले हैं? लद्दाख के अंदर दोस्तों बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं। लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं, एक लेह और दूसरा है कारगिल। कितने जिले हैं साथियों? 2, लेह और कारगिल। उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ के जो उपराज्यपाल है उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका भी इंपॉर्टेंट नाम होगा दोस्तों जगदीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? JC मुर्मू है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, मैं अगर बात करूं साथियों यहीं से, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया है साथियों लेह हो गया है। कौन सा हो गया है? लेह। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है साथियों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A कब हटाया गया? बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों सही आंसर है 5 अगस्त 2019। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 370 एवं 35A, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर लद्दाख के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेमिस नेशनल पार्क। आपको बता दूं साथियों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जिसको हेमिस बट्टन के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान में लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्य रूप से होता था, अब वर्तमान में ये लद्दाख के अंदर है। अब दोस्तों मन में एक क्वेश्चन उठता है, सर ये केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कैसे किया जाता है और इसका संचालन कौन सी सरकार करती है? तो आपको बता दूं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश उन क्षेत्रों को बनाया जाता है जहां की विशेष रूप से संस्कृति को जीवित रखने के लिए
या विशेष भौगोलिक क्षेत्र को मुख्य रूप से बचाए रखने के लिए उसका निर्माण किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं पुडुचेरी की, तो वहां पर दोस्तों पहले किसी और देश का अधिकार था, उसके बाद उसकी एक विशेष संस्कृति को लेकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आंसर बताएं कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं। कितने हैं साथियों? दमन दीव और दादरा नगर हवेली का जो विलय किया गया वो 26 जनवरी को किया गया। उसके बाद वर्तमान में कितने हो गए साथियों? वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही आंसर है ना, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, भारत किस देश के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? आपको बताना है दोस्तों, भारत एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मतलब भारत ने किस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है और दूसरे स्थान पर रहा है। आपको बताना है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं क्या होगा। जापान, यूके, यूएसए या रसिया? तो साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों 2019-20 में भारत ने ब्रिटेन के अंदर लगभग 120 परियोजनाओं में निवेश किया। साथ ही अमेरिका के बाद, किसके बाद साथियों? अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। यानी कि वहां पर आय और रोजगार प्रदान करने वाले देशों में कौन से नंबर पर है साथियों? दूसरे नंबर पर है। ये क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट। अमेरिका लगभग 464 परियोजनाओं के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत ने 120 परियोजनाएं स्थापित की। याद रखें, एफडीआई को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब साथियों यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? आपको बताना है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही बता रहे हैं। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 513 अरब डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है साथियों? 513 अरब डॉलर, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए यूके के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ सेशन से यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, ट्रिक आपको पुनः याद रखनी है, न्यूज। क्या याद रखनी है साथियों? न्यूज। नॉर्थ आयरलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद वेल्स, उसके बाद स्कॉटलैंड। तो साथियों ये ध्यान रखें ट्रिक इसके बारे में। इसकी राजधानी सभी को पता है, लंदन है, और दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। याद रखें। आइए यहीं पर स्थित है, आपको दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश चैनल, जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इंग्लिश चैनल स्थित है, ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसबीआई के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तनाव फंड का निर्माण हाल ही में किस राज्य ने एसबीआई के साथ मिलकर किया है? जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। क्या सही आंसर होगा साथियों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्वास के लिए एवं मुंबई महानगर के आसपास की झुग्गी झोपड़ियों को स्थापित करने के लिए हाल ही में एसबीआई के साथ समझौता किया है। और इसके अंदर लगभग 700 मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं इस परियोजना के अंदर, तो दोस्तों इस परियोजना में लगभग 700 से लेकर 1000 करोड़ तक का इन्वेस्ट, यानी कि दोस्तों 700 से लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों फंड का नाम क्या है? तनाव फंड। और किसके साथ समझौता हुआ? एसबीआई के साथ। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र और एसबीआई के बारे में। आप मुझे बताइए महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें तो बताइए, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है साथियों? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के सीएम के बारे में, तो आप सभी को पता होगा यहाँ के सीएम कौन है साथियों? उनका नाम है उद्धव ठाकरे। क्या नाम है साथियों? उद्धव ठाकरे। यहाँ पर गठबंधन से सरकार बनाई गई थी और उद्धव ठाकरे जी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये मुख्यमंत्री बने थे उस समय
विधानमंडल के किसी भी मुख्य रूप से सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद हाल ही में विधान परिषद के चुनाव करवाए गए, उसके अलावा ये विधान परिषद के सदस्य चुने गए। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री या फिर किसी एमएलए रहने बिना एमएलए के मंत्री बनने के लिए लगभग 6 माह तक मंत्री रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में ये उद्धव ठाकरे जो है इनके पास 6 माह से अधिक समय तक दोस्तों क्या था, मंत्री पद था। तो उसके बाद आप सभी को पता होगा विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनके माध्यम से इनको कुछ समय के लिए मनोनीत किया गया और हाल ही में विधान परिषद के चुनाव में विधान परिषद सदस्य चुने गए। तो साथियों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए जानते हैं एसबीआई के बारे में। आप मुझे बताइए एसबीआई की स्थापना कब हुई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एसबीआई की बात करें इसको पहले एसबीबीजे कहा जाता था, इसका मर्जीकरण कर दिया गया। दोस्तों एसबीआई जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है दोस्तों, ध्यान रखें, इसकी स्थापना 1955 में हुई। दोस्तों अगर इसी की बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर स्थित है। साथियों इसी को लेकर अगर मैं बात करूं तो इसके वर्तमान में चेयरमैन जो है या जिसके अध्यक्ष की बात करूं तो वो है रजनीश कुमार। कौन है साथियों? रजनीश कुमार। ये ध्यान रखें। तो एसबीआई को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं एसबीआई के संदर्भ में अन्य जानकारियों के बारे में। तो देखिए ये आपके सामने एसबीआई, और इसी ने हाल ही में दोस्तों योनो पेमेंट जो ऐप है वो लॉन्च की थी। तो योनो पेमेंट ऐप का संबंध भी किससे है दोस्तों? एसबीआई से है, ध्यान रखिएगा। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो साथियों महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया, महाजॉब पोर्टल। कौन सा है साथियों? महाजॉब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र को लेकर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसको लेकर क्वेश्चन आता है, नवेगांव नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? नवेगांव। साथ ही साथ संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहाँ है दोस्तों? वो है महाराष्ट्र के अंदर। चलिए ये थी जानकारी महाराष्ट्र को लेकर। साथियों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आपको बताना है राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं साथियों। तो हाल ही में 10 जुलाई को यह राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया गया, फिश फार्मर डे मनाया गया। आपको बताना है दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन और कृषि पशुपालन मंत्री कौन है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो वो है संजीव बालियान। कौन है साथियों? संजीव बालियान। मत्स्य पालन की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखिएगा, विश्व में चीन के बाद सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है भारत। यानी कि भारत चीन के बाद कौन से स्थान पर है साथियों? दूसरे स्थान पर है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ यहां से एक क्वेश्चन आया था साथियों नीली क्रांति को लेकर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है साथियों? बताइए जल्दी से जल्दी। मछली उत्पादन को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि झींगा मछली के उत्पादन को लेकर कौन सी क्रांति चलाई गई, तो आप मुझे बताइए झींगा मछली के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है और झींगा मछली के मुख्य रूप से उत्पादन को लेकर कौन सी क्रांति चलाई गई? तो उसकी सही आंसर होगा वो है गुलाबी क्रांति। सही आंसर क्या होगा साथियों? गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंध रखती है गुलाबी क्रांति। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको पिछले सेशन में बताया था दोस्तों, समुद्री मछलियों के उत्पादन में भारत का कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही आंसर क्या था? तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा, यानी समुद्री मछलियों का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु के अंदर होता है। जबकि दोस्तों स्वच्छ खारे पानी में सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन गुजरात में किया जाता है। साथ ही साथ में अगर बात करूं तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रोहू, कतला, झींगा प्रमुख है। तो ये दोस्तों मछली की प्रमुख प्रजातियां हैं साथियों। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है
मछली पालन को हम विशेषीकृत कृषि के अंदर पीसी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीसी कल्चर के नाम से पुकारते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी इस क्वेश्चन को लेकर। एक और चीज आपको बता दूं, राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड की स्थापना 2006 में की गई। याद रखें। तो मत्स्य पालन दिवस कब मनाया हमने? अभी हाल ही में 10 जुलाई को मनाया गया। साथ ही साथ दोस्तों 8 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में रयूथु महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया था? रयूथु महोत्सव तेलंगाना के अंदर मनाया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रयूथु महोत्सव आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 4 जुलाई को धम्म चक्र दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को सभी जानते हैं साथियों विश्व जनसंख्या दिवस UNDP द्वारा मनाया गया। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज के सेशन की। सेशन बेहतरीन लगा हो तो दोस्तों अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।